हेलो माय चैंपियंस, कैसे हो आप सब लोग। MHI 01 का अपन गेस्ट पेपर देखेंगे जून 2025 के लिए। इस सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों प्राचीन और मध्ययुगीन समाज, एंशियंट एंड मिडाइवल सोसाइटी। दोस्तों MA हिस्ट्री की एक शानदार किताब है। 100 नंबर का पेपर आता है इसका। 3 घंटे आपको अटैम्प्ट करने के लिए मिलेगा। पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। इससे पहले भी दोस्तों आपका जो दिसंबर 2024 का जो पेपर लगा था उसको मैंने कम्प्लीटली सोल्व करवा रखा है। उस वीडियो का लिंक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पिन किया हुआ पहला ही कमेंट है, ठीक है। तो उसको भी देख लेना और आई होप दोस्तों ये मेरी मेहनत आपको पसंद आएगी, ठीक है। इस वीडियो के अंदर लगभग मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो समझते चले जाना, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पैसेंस रखना आप, राइट। और इस बात की गारंटी है कि आपको ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। और आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज के विभिन्न काल खंडों में औजार यानी कि टूल्स, ठीक है, का विकास किस तरह से हुआ, वर्णन करें। 20 नंबर का सवाल 500 शब्दों में लिखना होगा आपको। देखो दोस्तों, पूरा पाषाण काल में है ना, जो मानव रहा करता था वो शिकार वगैरह करने के लिए और जो डेली लाइफ में जो भी उसे काम होता था, तब जो पत्थर के जो औजार थे, ठीक है, पत्थर के जो हथियार थे उनका किस तरह से वो यूज करता था और कौन कौन से औजार थे, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ये सब हम समझेंगे। तो पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में चला है, पैलियोलिथिक एज। इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज, और मध्य पूरा पाषाण काल यानी कि मिडल पैलियोलिथिक एज, और उच्च पूरा पाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज। एक एक करके देखते हैं दोस्तों। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल में औजारों का विकास। इस समय के मुख्य औजारों में चॉपर, ठीक है, कोमा हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स और क्लीवर शामिल थे। अलग अलग इनके काम होते थे, मतलब कुछ औजार हथियार या टूल्स मतलब मांस को निकालने के लिए काम में लिए जाते थे, कुछ शिकार को मारने के लिए काम में लिए जाते थे। जो बड़े कंकड़ हो यानी कि जो पेबल्स होते हैं उनसे बनाए जाते थे ये चॉपर, हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर। भारत में तमिलनाडु के अतिरमपक्कम जैसी जगहों पर पाए गए ये औजार मानव तकनीकी विकास की शुरुआत को दर्शाते हैं। किस तरह से जो मानव था उस समय का, उसने विभिन्न कामों के लिए पत्थर के औजार बनाए थे। इसमें दोस्तों कुछ तकनीकी या फिर उद्योग कह लो आप। ओल्डोवन उद्योग क्या था उस समय, ओल्डोवन इंडस्ट्री। इसमें मानव द्वारा सर्वप्रथम बनाए गए पत्थर के औजार शामिल हैं। यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल में दोस्तों ओल्डोवन उद्योग क्या था कि शुरुआत में जिस तरह से भी उसको जो भी ज्ञान था, पत्थर को तोड़ के, ठीक है, पत्थर के जो कोने हैं उसको घिस करके जो औजार बनाता था उसको ओल्डोवन उद्योग कहते थे। शुरुआत के औजार थे इसमें, जिसका प्रयोग मानव की एक प्रजाति है दोस्तों, या फिर आज दोस्तों जो हम मानव है ना, हम होमोसेपियंस है। मानव की प्रजाति का नाम क्या है 21वीं शताब्दी में, होमोसेपियंस। और जो निम्न पूरा पाषाण काल है दोस्तों, इस समय का जो मानव था उसकी प्रजाति का नाम था होमो हैबिलिस। तो इसके द्वारा ये औजार यूज किए गए थे 26 लाख साल पहले। तो वो काटने, छीलने, खुरचने के लिए इनका यूज करता था होमो हैबिलिस मानव। ओल्डोवन उपकरण मूल पत्थर के किनारों को तीखा करके बनाए जाते थे। मुख्य औजार क्या थे निम्न पूरा पाषाण के? चॉपर्स, फ्लैक्स, डिस्कॉर्ड, स्क्रेपर, सुए। सुए मतलब एक निडल टाइप का होता था, यानी कि छेद वगैरह करने के लिए काम में आता था। और हैमर स्टोन, ये लगभग हथौड़े जैसे था। ओल्डोवन औजारों का उपयोग जानवरों को, पेड़ पौधों को काटने व संसाधित यानी कि इनको प्रोसेस्ड करने में होता था। इस उद्योग का जो उद्भव या फिर कहाँ से आया, ओल्डोवन उद्योग अफ्रीका से आया है, लेकिन धीरे धीरे यूरोप और एशिया में भी फैल गया। एचुलियन परंपरा क्या थी? जैसे कि ओल्डोवन परंपरा या उद्योग में हमने देखा कि शुरुआत के पत्थर बनाए जा रहे थे, बहुत बेसिक टूल्स थे वो। अब थोड़े से एडवांस टूल आएंगे दोस्तों, मतलब अब इसमें ओल्डोवन उपकरणों से बेहतर औजार बनाए जाएंगे। इनका उपयोग होमो इरेक्टस मानव ने किया था, ये भी इंसानों की प्रजाति है। होमो इरेक्टस मानव ने किया था एचुलियन परंपरा के औजार। ये औजार अधिक नुकीले व प्रभावी थे। तो धीरे धीरे जैसे ही टाइम बढ़ता चला गया दोस्तों, वैसे ही जो पत्थर के जो टूल्स थे, हथियार थे, उनको वो पहना वगैरह करने लगा और बहुत शार्प होते थे, है ना। प्रमुख औजार क्या थे?
एचुलियन परंपरा के हस्त कुल्हाड़ी यानी कि हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, फ्लैक्स और स्क्रैपर्स, इनको और ज़्यादा चमकदार वगैरह भी बना दिया इसने। यह परंपरा एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैली हुई थी, एचुलियन परंपरा। तो वो ओल्डोवन उद्योग याद होगा जिसमें बेसिक टूल्स बनाते थे, और फिर एडवांस टूल एचुलियन परंपरा में बने। ये हम निम्न पूरा पाषाण काल के औजार पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, मध्य पूरा पाषाण काल में औजारों का विकास कैसे हुआ। इस काल के उपकरण पहले से ज़्यादा एडवांस या उन्नत हो गए थे। अब लेवलोइस तकनीक के माध्यम से, मध्य पूरा पाषाण में एक टेक्नोलॉजी थी, लेवलोइस तकनीक के माध्यम से औजार बनाए गए और इनसे शिकार, चीर फाड़, लकड़ी के काम आदि किए जाते थे। इस टाइम के जो प्रमुख टूल्स या प्रमुख हथियार क्या थे, पत्थर के फ्लैक उपकरण, ये सबसे सरल तेज धार वाले पत्थर के औजार होते थे जो एक बड़े पत्थर के कोर पर, कोर मतलब आप जानते हो जैसे कि पत्थर का जो एक टुकड़ा है, पूरा टुकड़ा, उसको अपन कोर बोलेंगे, ठीक है, उस पर चोट करके बनाए जाते थे फ्लैक उपकरण। इसके स्क्रैपर्स क्या होते थे, खाल, लकड़ी और अन्य सामग्रियों पर काम करने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। ये साइड से वक्राकार यानी कि कर्व्ड होते थे, जैसे कि आपने उत्तल और अवतल लेंस देखे हैं, साइड से उभार होता है, ठीक है, और वक्राकार होते हैं, वैसे ही होते थे स्क्रैपर्स। बोरर्स क्या होते, इनका उपयोग प्राय हड्डी या लकड़ी में छेद निकालने के लिए किया जाता था। सुए क्या होते थे, कपड़े या खाल जैसी सामग्री को छेदने हेतु काम में लेता था मानव। पॉइंट्स क्या होते थे, भाले बनाने में इस्तेमाल होता था इन औजारों का। चाकू और हस्त कुल्हाड़ी और क्लीवर। आगे चलते हैं, उच्चपुरा पाषाण काल के औजारों का विकास देख लेते हैं। अब इस काल के औजारों में ब्लेड आधारित तकनीक का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पर दोस्तों टेक्नोलॉजी बदलती गई और जो हथियार थे, पत्थर के हथियार, वो और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा इफेक्टिव होते चले गए। ये औजार पत्थर के कोर से काटे गए लंबे समानांतर किनारे वाले टुकड़े होते थे। मतलब अब और ज़्यादा मतलब इनकी लंबाई वगैरह भी बढ़ गई, इनका नुकीलापन भी बढ़ गया था। स्क्रैपर्स, कुछ हथियार देख लो इस टाइम के अपर पैलियोलिथिक एज के टूल्स, ठीक है, स्टोन टूल्स हैं। स्क्रैपर्स खाल व अन्य सामग्रियों के प्रसंस्करण में। बुरिन्स क्या थे, ये हड्डी, सींग और अन्य सामग्रियों पर अगर कोई नक्काशी करनी है या काम करना तो बुरिन्स औजार का यूज होता था। प्रक्षेप्य बिंदु या प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स क्या होते थे, इनको युद्धों और शिकार हेतु काम में लेते थे। हार्पून, हार्पून दोस्तों ऐसा हथियार होता था पत्थर का जिसे समुद्री जानवरों को मारने के लिए काम में लिया जाता था, और ये औजार हार्पून हड्डी या सींग से बनता था। सुई या नीडल्स छेद करने के लिए बनाई गई थी। ये पहला सवाल था दोस्तों। आगे समझ में नहीं आए तो वापस से वीडियो देख लेना, 2-4 बार वीडियो देख लेना, तब जाके पल्ले पड़ेंगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 2, इंका और एजटेक सभ्यताओं की राजनीति और अर्थव्यवस्था व धर्म का तुलनात्मक विवरण दीजिए। दोस्तों ये 20 नंबर का सवाल रिपीट हो सकता है, आया हुआ भी है, और ये 10 नंबर के पूछे जा सकते हैं कि इंका सभ्यता के बारे में बताओ, एजटेक सभ्यता के बारे में बताओ। तो मैंने एक साथ मिला के लिख दिया आपकी हेल्प के लिए। इंका सभ्यता दक्षिण अमेरिका की थी और एजटेक सभ्यता दोस्तों मध्य और दक्षिणी मैक्सिको में फैली हुई थी, ठीक है, के पास अलग अलग इनकी राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक प्रणालियाँ थी इंका और एजटेक सभ्यताओं की। राजनीति देख लो, इंका सभ्यता की राजनीति देखो। सबसे पहले तो इंका साम्राज्य पर शासन करने वाले जो सम्राट थे उसको देवीय शक्तियों से युक्त माना जाता था, यानी कि वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व या गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। साम्राज्य अत्यधिक केंद्रित था, यानी कि राजा के पास सबसे ज़्यादा पावर थी, जिसमें पदानुक्रमित नौकरशाही और प्रांतों की एक प्रणाली थी, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट थे, उन डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, जिसका प्रशासन सम्राट के प्रति वफादार अधिकारियों द्वारा किया जाता था। इन प्रांतों का प्रशासन, इंका राज्य के पास एक मजबूत कानूनी प्रणाली थी और कराधान, टैक्सेशन सिस्टम भी था। मतलब ये लोगों से टैक्स लेते थे जो साम्राज्य के संसाधनों के प्रबंधन में मदद करते थे। अब पैसा तो चाहिए टैक्स के रूप में, क्योंकि सेना की देखभाल करनी है और राज्य को चलाना है। ये थी इंका सभ्यता की राजनीति। आगे चलते हैं, एजटेक सभ्यता की राजनीति देखो आप। तो एजटेक साम्राज्य शहर राज्यों का एक संघ था, एक यूनियन था, जिसमें से प्रत्येक का अपना एक राजा हुआ करता था। मतलब काफ़ी सारे शहर राज्यों से मिलकर एजटेक एक साम्राज्य था, और एजटेक साम्राज्य के भीतर एक प्रमुख समूह के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी। फिर भी यह इंका साम्राज्य जितना केंद्रीकृत नहीं था। तो आप ये समझो कि एजटेक साम्राज्य का जो निर्माण है शहर राज्यों से मिलकर बना हुआ था, और अलग अलग शहरों के अलग अलग राजा होते थे। लेकिन एजटेक साम्राज्य का जो मुख्य शहर था वहाँ पर एक प्रमुख ग्रुप रहा करता था, उसके पास में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ थी।
लेकिन दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शक्तियाँ बिखरी पड़ी थी, सब राजाओं के पास में शक्तियाँ थी, तो हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर केंद्रीकृत शासन नहीं था, यहाँ तो अलग अलग राजाओं के पास पावर थी। एज़टेक साम्राज्य अपनी अर्थव्यवस्था और सैन्य सहायता के लिए अपने अधीनस्थ क्षेत्रों पर निर्भर रहा करता था। जैसे कि सामंतवाद में जो सामंत है वो जागीरदार पर निर्भर रहता था, वैसे ये राजा अधीनस्थ यानी कि अपने अधीन आने वाले इलाकों के जो लोग थे, जो छोटे मोटे जागीरदार थे, उन पर निर्भर रहा करते थे। अर्थव्यवस्था, इनका की अर्थव्यवस्था देखो, इनका सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, खेतीबाड़ी करते थे लोग, जिसमें राज्य नियंत्रित संसाधन प्रबंधन पर अधिक जोर दिया जाता था। यानी कि इनका सभ्यता की जो इकोनॉमी है उस पर स्टेट का कंट्रोल होता था, राज्य का कंट्रोल होता था, राज्य के पास अधिकांश भूमि का स्वामित्व था और कृषि उत्पादन का मुख्य कुछ हिस्सा राज्य को जाता था तथा अधिशेष, अधिशेष क्या होता है दोस्तों, मतलब बचा हुआ या एक्स्ट्रा, ठीक है, मतलब राज्य को कर चुकाने के बाद में, फसल का कर चुकाने के बाद में जो बचता था उसको सरप्लस कहते थे, को राज्य में वितरित कर दिया जाता था। यहाँ के शासकों ने एक श्रम कराधान, उसको मीता कहते हैं उस सिस्टम को, इनका सभ्यता के राजाओं ने एक श्रम कराधान की एक प्रणाली को लागू किया, जिसके तहत नागरिकों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य को श्रम का योगदान देना जरूरी होता था। जैसे कि कहीं पे सड़क बन रहा है तो फिर इनका सभ्यता के जो लोग थे सड़क बनवाने में मदद करते थे। आगे चलते, एज़टेक सभ्यता की इकोनॉमी, मक्का यहाँ की मुख्य फसल थी। लोगों ने उपज को अधिकतम करने हेतु सिंचाई की एडवांस तकनीकों का प्रयोग किया। कुछ लोग कृषि करते थे जबकि कुछ शिल्प यानी कि क्राफ्ट करने का काम, जैसे कि मूर्ति बनाने का काम, राइट, बर्तन बनाने का काम, वह व्यापार का काम करते थे। यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि किसी को चावल खरीदना है तो उसने गेहूँ दे दिए, चावल ले लिए, वस्तु विनिमय प्रणाली। गुड्स एक्सचेंज सिस्टम था जिसमें कोको बीन्स, ये फसलों के नाम है, कोमासूती कपड़ों का लेन देन ज़्यादा होता था। यहाँ के व्यापारी लंबी दूरी के व्यापारी थे एज़टेक सभ्यता के। आगे चलते हैं दोस्तों, धर्म की भी तुलना कर लेते हैं क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म की तुलना करनी है इनका और एज़टेक सभ्यता में। इनका सभ्यता के धर्म में बहुदेववाद था, यानी कि अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते थे, जिसमें देवी देवताओं का प्रमुख समूह था का एक समूह होता था जो प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता था, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, बिजली है। इनका लोग जीववाद और बुत परस्ती, बुत परस्ती क्या होती है दोस्तों, मूर्ति पूजा में विश्वास करना बुत परस्ती कहलाता है, इनका पालन करते थे। इनके अनुसार आत्माएं प्राकृतिक तत्वों में निवास करती है, जैसे कि आत्मा पेड़ में निवास करती है तो पेड़ को देवता बना लिया, आत्मा चंद्रमा चांद में निवास करती है तो चांद को पूजने लग गए इनका सभ्यता के लोग। एज़टेक सभ्यता में क्या चल रहा था, यहाँ के धर्म में अनुष्ठानों और बलिदानों की एक जटिल प्रणाली शामिल थी, यानी कि यहाँ के जो एज़टेक जो लोग थे वो देवी देवताओं को खुश करने के लिए सेक्रीफाइसेस किया करते थे, जैसे कि जानवरों की बलि वगैरह, जिसमें मानव बलि भी यानी कि इंसानों की भी बलि शामिल थी। एज़टेक लोगों का मानना था कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने और जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उनके देवताओं को इंसानों का रक्त खून चाहिए और अन्य बलिदानों के माध्यम से देवताओं को खुश किया जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एज़टेक सभ्यता के लोग समझते थे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, मध्यकालीन यूरोप में जनसांख्यिकी में आए परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी कारकों की या कारणों की चर्चा करें। 20 नंबर का सवाल दोस्तों रिपीट हो सकता है। जनसांख्यिकी क्या होती है, किसी भी इलाके में कितने पुरुष है कितने महिला है, वहाँ की साक्षरता दर क्या है, वहाँ का लिंगानुपात क्या है, ये जनसांख्यिकी कहलाती है। तो मध्यकालीन यूरोप में दोस्तों एक तो जलवायु परिवर्तन हुआ जिससे कि जनसंख्या में उतार चढ़ाव हुआ। 15वीं सदी में यूरोप की जलवायु में बदलाव आया। जलवायु किसे कहते हैं, मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तापमान में वृद्धि से फसलों में विविधता आई और अब बहुत ज़्यादा कृषि विविधता आने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, है ना, और अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हुआ, तो मतलब जनसंख्या बढ़ी 15वीं सदी में यूरोप में। कृषि उन्नति, भारी हलों के प्रयोग व कृषि में नए नए विचारों के कारण, नवाचार के कारण यूरोप में खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई, फूड प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई, जिससे बड़ी आबादी को भोजन उपलब्ध करवाया जा सका। और दोस्तों बड़ी आबादी जब भोजन उपलब्ध होगा तब जनसंख्या बढ़ेगी। रोग भी फैले थे यूरोप में, जैसे कि एक बहुत फेमस रोग था वहाँ का प्लेग, जिसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता, 1347 से लेकर 51 तक फैला था। और अन्य महामारी भी यहाँ पे फैली हुई थी के कारण विनाशकारी प्रभाव यूरोप पर हुए और पूरे यूरोप की जनसंख्या में भारी गिरावट आई। बहुत सारे लाखों लोग मर गए थे प्लेग के कारण यूरोप में। प्रवासन यानी कि माइग्रेशन, जब कोई एक व्यक्ति
अपना एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाता है उसे प्रवासन कहते हैं। जैसे कि बिहार का कोई वर्कर है, वो दिल्ली आ गए कमाने के लिए, मजदूरी करने, उसको प्रवासन कहेंगे। और शहरीकरण, जैसे जैसे आबादी बढ़ी और कृषि क्षेत्र सीमित होते चले गए तो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पलायन करके शहरों में चले गए। शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में प्रति परिवार कम बच्चे होते, क्योंकि शहरों में लोग शिक्षित होते हैं, जागरूक होते हैं तथा परिवार नियोजन के, फैमिली प्लानिंग के टूल्स अपनाते हैं। विवाह पैटर्न और प्रजनन क्षमता, विवाह की आयु, पारिवारिक संरचना और प्रजनन दर में परिवर्तन ने भी जनसंख्या में उतार चढ़ाव में भूमिका निभाई। प्रजनन क्षमता क्या होती है दोस्तों? एक महिला है ना, वो अपने प्रजनन काल में, अपने रिप्रोडक्शन पीरियड में कितने बच्चे पैदा करेगी, वो प्रजनन क्षमता कहलाती है। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यूरोप में आर्थिक विकास से शिक्षा व शहरीकरण तक पहुंच बढ़ी, जिसके कारण प्रजनन दर में गिरावट आई, क्योंकि लोग कम बच्चे पैदा करते हैं शहरों में और बच्चों की जो शिक्षा और कल्याण पर अधिक निवेश करते हैं। आर्थिक समृद्धि से यूरोप में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्वच्छता को बढ़ावा मिला, जिससे शिशु मृत्यु दर में कमी आई। सामंतवाद का पतन, दोस्तों सामंतवाद क्या होता है? जिसमें एक सामंत होता है, ठीक है, और वो अपने नीचे है, वो किसानों से वो काम वगैरह करवाता है, उनका वो टाइम के साथ में शोषण भी कर सकता है। फ्यूडलिज्म इसको कहते हैं, इंग्लिश के अंदर आगे पढ़ेंगे। 15वीं सदी के शुरुआत में यूरोप में सामंतवाद के अंत से किसानों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। उन्होंने अब अपने बच्चों की परवरिश यानी कि नर्सरिंग के लिए, मतलब वो शहरों की तरफ चले गए या ध्यान दिया परवरिश पे, अपने बच्चों को उन्होंने भोजन व आश्रय प्रदान करवाए। आश्रय यानी कि रहने के लिए जगह। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आया हुआ सवाल है, बार बार आता है। जानवरों और पेड़ पौधों के पालतूकरण यानी कि डोमेस्टिकेशन से आप क्या समझते हैं? देखो, कुछ जानवर, बिल्ली, कुत्ते, गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट, ये हमारे आस पास ही रहते हैं और जानवर नहीं रहते, क्योंकि हमने टाइम के साथ में इनका क्या किया? पालतूकरण किया। ऐसे ही घर में हम तुलसी, नीम, गिलोय, ठीक है, ये सब उगाते रहते हैं। पेड़ पौधे भी बहुत सारे, लेकिन कुछ सिलेक्टिव पेड़ पौधे हम घर में रखते हैं, तो हमने क्या किया है? पेड़ पौधों का पालतूकरण कर लिया। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत में पौधों और जानवरों का पालन पोषण एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया थी, जिसने मानव समाज को शिकार और संग्रहण से कृषि और पशुपालन की ओर स्थानांतरित कर दिया। पहले क्या करता था इंसान? हंटर और गैदरिंग की लाइफ जीता था, यानी कि शिकार कर लिया, उसको इकट्ठा कर लिया, खा गया और सो गया, ठीक है। आगे दोस्तों उसने जैसे ही कृषि करना प्रारंभ किया और कुछ जानवर उसने रखना चालू किया, तो स्थायी गांव वगैरह बसने लग गए और शहर बनने लग गए। फिर यह परिवर्तन मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था और नव पाषाण और ताम्र पाषाण युगों तक चलता रहा, जिससे स्थायी समुदाय और अधिक जटिल समाजों का निर्माण हुआ। पौधों का पालतूकरण, भारत में पौधों फसलों का पालतूकरण 600 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के दौरान हुआ। भारत में चावल, गेहूं, जौ, दालें और विभिन्न फल जैसे आम व खरबूजे की खेती की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मटर, तिल, खजूर की खेती होती थी। सिंधु क्षेत्र की फसलें जैसे गेहूं, जौ अन्य क्षेत्रों में भी अपनाई गई, जैसे कि गंगा घाटी में। 3000 ईसा पूर्व तक विभिन्न फसलें दक्षिण भारत की निर्वाह प्रणाली में शामिल हो गई, यानी कि साउथ इंडिया के लोग हैं वो भी जीने के लिए फसलों को उगाने लगे 3000 ईसा पूर्व में। ऐसा अब जानवरों का पालतूकरण पढ़ लो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। भारत में पशुपालन का जो सर्वप्रथम साक्ष्य यानी कि पहला जो प्रूफ है वो मेहरगढ़ से मिलता है। हड़प्पा स्थलों से भेड़, बकरी, भारतीय सूअर, कुब्बड़ वाले जानवर पाए जाए हैं, जैसे कि जो ऊँट होता है और जो बैल होता है, सांड, वो कुब्बड़ वाले जानवर होते हैं, तो इनके साक्ष्य पाए गए हैं। भैंस, ऊँट, गधे, मुर्गे, देखो मुर्गे भी पहले जंगली होते थे लेकिन इनको पालना स्टार्ट कर दिया इंसान ने, तो ये बन गए घरेलू मुर्गे। गाय, बकरी आदि को पालतू बनाए। सुरक्षा की दृष्टि से कुत्ते को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। खेती के लिए बैलों का प्रयोग किया गया। ऊँटों का प्रयोग परिवहन हेतु किया गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊँटों का प्रयोग, और आज भी किया जाता है ऊँटों का। तो आर्यों ने, आर्य संस्कृति के जो लोग थे भारत में, जो आर्य है, आर्यों ने भी भैंसों, बकरियों, भेड़ों को पालतू बनाए रखा और चारागाहों का, ग्रास लैंड्स का यूज किया या उचित रखरखाव किया। जानवरों का उपयोग दूध, मांस, ऊन, परिवहन या संगति हेतु किया था। संगति यानी कि साथ रहने के लिए, जैसे कि इंसान ने बिल्ली और कुत्ते को हमेशा साथ में रखा, आज भी रहते हैं, तो लाखों सालों की प्रक्रिया के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा और मेसोपोटामिया की शहर योजना की तुलना करें। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो टाउन प्लानिंग है वो कंपेयर करनी है। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के शहर दोनों ही प्रारंभिक शहरी केंद्र थे। इनके शहरी नियोजन के जो तरीके होते थे दोनों अलग अलग होते थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में शहर कैसे होते थे? ग्रिड पैटर्न। क्या होता है दोस्तों ग्रिड पैटर्न?
जब किसी भी मोहल्ले की जो गली है वो सड़क को 90 डिग्री पे काटे, समकोण में काटे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रिड पैटर्न। और जब उस शहर को आप आसमान से ऊपर से देखोगे तो आपको आयताकार या रेक्टेंगुलर ब्लॉक नजर आएंगे। तो यहाँ की सड़कें ग्रिड प्रणाली में बनाई गई थी। गलियों के रास्ते मुख्य सड़क को समकोण पर या 90 डिग्री कोण पर काटते थे, जिससे शहर में आयताकार ब्लॉक बन गए। सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था थी हड़प्पा के सिटीज़ में। वे अपनी परिष्कृत जल निकासी यानी कि सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध थे, जिसमें सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियाँ होती थी। तो 5000 साल पहले भी दोस्तों इंसान कितने साफ सफाई से रहता था। गढ़ और निचला शहर। गढ़ शहरों को दो भागों में बांटा गया। गढ़ में शासक वर्ग यानी कि राजा और प्रशासनिक अधिकारी रहा करते थे, और निचले शहर के अंदर, ठीक है, आम लोग दास वगैरह गुलाम वगैरह रहा करते थे। मानकीकृत ईंटें। हड़प्पा के शहरों के में निर्माण के लिए मानकीकृत पकी हुई ईंटों का उपयोग किया। स्टैंडर्ड साइज होता था ईंटों का, जो एक रूपता के स्तर को दर्शाता है, यानी कि सारे ईंटों का साइज एक ही था। सीमित स्मारकीय वास्तुकला यानी कि स्मारक वगैरह मॉन्यूमेंट्स वगैरह नहीं बनाए। हालांकि शहर सुनियोजित यानी कि बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाए गए थे, लेकिन फिर भी उनमें मेसोपोटामिया के शहरों जैसे विशाल मंदिरों व महलों का अभाव था। आगे चलते हैं, मेसोपोटामिया के शहर कैसे थे। मंदिर और महल केंद्रित शहरों का निर्माण अक्सर शहर के संरक्षक देवता को समर्पित मंदिरों व शासक के महल के आसपास किया जाता था। देखो मैं क्या बताता हूँ, मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, वो मानते थे कि इस शहर को बचाने वाला एक देवता है। उसी देवता के मंदिर के पास में राजा का महल होता था, और वहाँ पर मंदिर भी होता था संरक्षक देवता का। रक्षात्मक दीवारें। शहरों को अक्सर दीवारों से सुदृढ़ मजबूत किया जाता था, जो अधिक अशांत वातावरण को दर्शाता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमलों से बचने के लिए मेसोपोटामिया के राजाओं ने शहरों को कैसा बनाया, दीवारों से बना दिया, मतलब चारों तरफ दीवारें दीवारें थी। अनियमित सड़कें। सड़कों की बनावट हड़प्पा की तुलना में कम नियमित थी। सड़कें संकरी या नैरो थी, घुमावदार होती थी। स्मारकी वास्तुकला। मेसोपोटामिया में मंदिर और महल निर्माण एक प्रमुख विशेषता थी, जो कि धर्म और राजनीतिक शक्ति के महत्व को दर्शाती है। व्यापार व शिल्प केंद्र। यहाँ के शहर व्यापार और शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। यहाँ कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप थी, जहाँ पे सामान वगैरह बनता था। वह बाजार शहरी ढांचे के भीतर स्थित थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों, कांस्य युगीन समाजों की सामाजिक संरचना को विस्तार से बताएं। तो कांस्य युग क्या है, ऐसा है युग जिसके अंदर कांसे का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था। कांसा क्या होता है दोस्तों, एक अलॉय होता है, ये एक मिश्र धातु होती है जिसको हम तांबे और टीन धातु को मिलाकर बनाते हैं। तो कांस्य युग के समाजों में पदानुक्रमिक सामाजिक संरचना थी, यानी कि घर में दोस्तों एक व्यक्ति की ज़्यादा चलती थी, उसके पावर होती थी, अन्य व्यक्तियों के पास में भी थोड़ी थोड़ी पावर होती थी, ठीक है, और उनके कुछ अलग अलग जिम्मेदारी होती थी। इसे कहते हैं समाज में पदानुक्रमिक सामाजिक संरचना, जो अक्सर रिश्तेदारी व वंश के इर्द गिर्द संगठित होती थी, जिसमें कुलीन वर्ग के पास, कुलीन मतलब अभिजात्य वर्ग या अमीर लोग के पास शक्ति और प्रभाव होता था। रिश्तेदारी और वंश देखो इनके, इस समाज का सामाजिक संगठन रिश्तेदारी और वंश पर निर्भर होता था। पारिवारिक रिश्ते और विरासत के स्वरूप सामाजिक स्थिति और संसाधनों तक पहुंच का निर्धारण होता था। मान लो एक कबीले का सरदार हुआ करता था, अब तो मर गया वो, काफ़ी शक्तिशाली पावरफुल था वो, तो उसका जो बेटा होगा ना, उसकी भी समाज में रिस्पेक्ट होगी, उसको संसाधन ज़्यादा मिलेंगे, ये मतलब है इसका। दफन स्थल में, यानी कि मरने के बाद में इंसान को जहाँ पे दफन किया जाता था, वहाँ संबंधित व्यक्तियों को अक्सर उच्च स्थिति वाले कब्र में कीमती सामान के साथ दफनाया जाता था। जो अमीर व्यक्ति होता था ना, उसको उच्च स्थिति वाले कब्र में दफनाया जाता था, साथ में उसके साथ कीमती सामान रख देते थे। ऐसा मानते थे कि मरने के बाद में ये जो अमीर आदमी है, जिस भी दुनिया में जाएगा वहाँ पर इन वस्तुओं का इस्तेमाल कर लेगा, जबकि साधारण व्यक्ति को साधारण कब्रों में दफनाया जाता था बिना सामान के साथ में। सामाजिक स्त्रीकरण। कांस्य युग के समय समाज समतावादी नहीं थी, यानी कि समानता नहीं थी। इन्होंने धन, स्थिति, संसाधनों तक पहुँच के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण को प्रदर्शित किया, यानी कि कुछ लोगों के पास में पैसा ज़्यादा था, स्थिति अच्छी थी, उनके पास में रिसोर्सेज ज़्यादा थे, और कुछ लोगों के पास में पैसा, स्थिति और संसाधन कम थे। तो ये सामाजिक स्तरीकरण यानी कि समाज में स्तर को बताता है। अभिजात वर्ग के पास अधिक भौतिक संपदा यानी कि पैसे वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह ज़्यादा थे, जिसमें उत्तम आभूषण यानी ज्वेलरी, हथियार शामिल होते थे, जिन्हें साथ में ही दफना दिया जाता था। एक ही घर से संबंधित व्यक्तियों को तथा उनके घर के जो नौकर है उनको दफनाने की अलग अलग व्यवस्था होती थी। ये पढ़ रहे सामाजिक स्तरीकरण में। आगे चलते सत्ता संरचनाएं।
तो सत्ता कुछ शक्तिशाली परिवारों के पास होती थी जो प्रमुख संसाधनों और सामाजिक नेटवर्क पर नियंत्रण रखते थे, यानी कि कुछ पावरफुल लोग थे, समाज में उन्हीं की चलती थी, उन्हीं के पास रिसोर्सेस है और राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। शासकों और अभिजात वर्ग ने औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से ही नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों और संसाधनों पर नियंत्रण और शक्ति के प्रतीकात्मक प्रदर्शन के संयोजन के भी माध्यम से अपनी स्थिति बनाए रखी, यानी कि शासक युद्ध वगैरह लड़ लिया करते थे, ठीक है, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। आगे चलते हैं। शक्तिशाली परिवारों के बीच प्रभुत्व के लिए यानी कि दबदबे के लिए, डोमिनेंट रहने के लिए संघर्ष आम बात थी, जिसने कांस्य युग के राजनीतिक माहौल को बदल दिया। यूरोप में कांस्य युगीन संस्कृतियों ने पहाड़ी किले और समूहबद्ध गांवों का निर्माण किया जो अधिक संगठित बस्ती पैटर्न और सामाजिक पदानुक्रम की ओर बढ़ने का संकेत देते हैं। यूरोप में क्या चल रहा था? यूरोप में भी कांस्य युगीन संस्कृति चलती है। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इसको कहेंगे, कांस्य युगीन संस्कृति को। तो यूरोप में पहाड़ी किले और समूह के अंदर गांव बनाए गए जो कि हमें बस्ती जैसा पैटर्न मिलता है और सामाजिक पदानुक्रम भी यहाँ पर था, यानी कि कुछ लोगों के पास पावर थी ज़्यादा, कुछ लोगों के पास पावर कम थी। क्वेश्चन नंबर 7, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक ढांचा यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और समाज के बारे में बताता है। रोमन का समाज कैसा था? रोमन साम्राज्य का पहले तो राजनीतिक ढांचा समझो। तो सम्राट के पास में अंतिम अधिकार होता था डिसीजन का, वह साम्राज्य का नेतृत्व यानी कि लीड करता था और महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। सीनेट क्या होता था? रोमन साम्राज्य में सीनेट एक राजनीतिक संस्था या इकाई थी जो सम्राट को सलाह देती थी शासन चलाने में, विदेशी मामलों का प्रबंधन भी करती थी तथा सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती थी सीनेट। नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी, अधिकारियों और प्रशासकों का एक विशाल नेटवर्क साम्राज्य के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करता था। सेना देख लो, रोमन सेना एक शक्तिशाली व संगठित सेना थी जो साम्राज्य के क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने और विस्तार करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण थी। प्रांतीय प्रशासन देखो दोस्तों, सम्राट या सीनेट के द्वारा नियुक्त गवर्नर साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख करते थे। इंपीरियल काउंसिल भी थी, यहाँ पे क्या होती थी? ये डिसीजन लेने में राजा की मदद करती थी। तो एक एडवाइजरी बॉडी थी, एक सलाहकार निकाय थी इंपीरियल काउंसिल, जिसमें कौन कौन शामिल थे? वहाँ का मजिस्ट्रेट और सीनेटर। सीनेटर मतलब सीनेट का सदस्य। सामाजिक संरचना, तो पैट्रिशियन और प्लेबियन ये रोमन समाज की समाज था, रोमन साम्राज्य का। पैट्रिशियन और प्लेबियन क्या था? आया हुआ है पहले भी अलग से। पैट्रिशियन और प्लेबियन के बारे में बताओ। तो प्रारंभ में रोमन समाज में 2 वर्ग या सेक्शन थे। एक तो पैट्रिशियन जिसमें अमीर आदमी आते थे, धनी अभिजात वर्ग आता था, और प्लेबियन यानी कि जो गुलाम थे, दास थे, सामान्य लोग थे, कारीगर थे, ये प्लेबियन में आते थे, जिसमें अधिकांश राजनीतिक और धार्मिक शक्ति पैट्रिशियनों के पास में थी क्योंकि अमीर थे। संरक्षण देखो, यहाँ संरक्षण ग्राहक संबंध महत्वपूर्ण थे, जहाँ एक शक्तिशाली संरक्षक रोमन समाज में क्या कहलाता था? पेट्रोनस कहलाता था। वो अपने ग्राहकों यानी कि क्लाइंट्स को वफादारी सेवाओं के बदले में समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता था। यानी कि इस रोमन साम्राज्य में एक होता था पेट्रोनस जो कि प्रोटेक्ट करता था, और एक होता था क्लाइंट जो कि सेवा वगैरह किया करता था इनकी पेट्रोनस की। धनी नागरिक, धनी नागरिकों का एक वर्ग जो प्राय वाणिज्य यानी कि व्यापार से संबंधित गतिविधियाँ, कमर्शियल भी कह सकते हैं, और प्रशासन में शामिल था। धनी नागरिकों का एक वर्ग जिसने साम्राज्य में अपना प्रभुत्व बढ़ाया। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी इसको कहते हैं, ठीक है। समाज में पदानुक्रम अत्यधिक कठोर था। साम्राज्य में सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई, यानी कि लोगों ने अब अपना जो आजीविका है उसके अलग अलग तरीके देखे, सामाजिक रिश्तों में बदलाव आया, ये सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। धन संरक्षण और यहाँ तक कि शाही अनुग्रह, इंपीरियल फेवर के माध्यम से उन्नति के अवसर प्राप्त, यानी कि जो राजा के करीब होता था, ठीक है, राजा की चाटुकारिता करता था, उसको अच्छी पोस्ट दे देता था राजा, या उसको कोई काम दे देता था। महिलाएं, स्वतंत्र पुरुष और दासों की क्या स्थिति थी रोमन एम्पायर में? तो इन समूहों के पास धन और प्रभाव प्राप्त करने के अवसर मौजूद थे, हालांकि वे अभी भी सामाजिक सीमाओं के अधीन थे, यानी कि ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते थे महिलाएं, पुरुष और कुछ दास। स्वैच्छिक संघ, वॉलंटरी संघ, स्वैच्छिक संघों ने विभिन्न समूहों जैसे व्यापार संघों ने भी लोगों को धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक सहायता दी। आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, सामंतवाद का पहला चरण 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में चला था। दूसरा चरण यूरोप में 11वीं से 14वीं सदी के बीच में चला था। दोनों चरणों को बताना है भाई, आया हुआ सवाल रिपीट हो सकता है इसलिए मैंने लिखा आपके लिए। देखो, सामंतवाद एक राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था होती है जिसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? राजा होता है,
वहाँ का कुलीन वर्ग होता है, कुलीन वर्ग जागीरदार को ज़मीन दे देता है और जागीरदार फिर किसानों से काम करवाता है। तो ये सामंतवादी व्यवस्था होती है। इसके अंदर कुल मिला के किसानों का ही शोषण होता है। 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में सामंतवाद का एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। ये पहला चरण पढ़ रहे हैं अपन, जिसकी विशेषता भूमि स्वामित्व यानी कि भूमि पर मालिकाना अधिकार किसका होगा और पारस्परिक दायित्व पर आधारित पदानुक्रमिक संरचना थी। यानी कि सामंतवाद प्रणाली के अंदर जो अलग अलग लोग थे, जैसे कि राजा था, कुलीन वर्ग था, उसके नीचे जमींदार था, उसके नीचे श्रमिक था या किसान था, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। शक्ति का आधार भूमि, पहला पॉइंट लिखा है मैंने आपके लिए। तो भूमि स्वामित्व धन और शक्ति का प्राथमिक स्रोत था। राजा, कुलीन और जागीरदार सभी अपनी स्थिति और प्रभाव उस भूमि से प्राप्त करते थे जिस पर उनका नियंत्रण होता था। यानी कि ज़मीन इम्पोर्टेंट था। जिसके पास में ज़मीन ज़्यादा होगी वो उतना ही पावरफुल होगा, क्योंकि ज़मीन से पैसा भी आएगा फसल वगैरह उगा के। पदानुक्रमिक संरचना, सामंती समाज एक पिरामिड जैसी संरचना में संगठित था, जिसमें सबसे ऊपर राजा होता था, उसके बाद में कुलीन जिसको ड्यूक, काउंट या बैरन कहते थे, और जागीरदार कौन होते थे, जो कुलीनों से जमीन लेते थे, और अंत में सर्फ आता था। सर्फ ये कौन होते थे, सर्फ भूमि से बंधे किसान होते थे। पारस्परिक दायित्व, यह प्रणाली पारस्परिक दायित्व पर आधारित थी, जिसमें कुलीन जागीरदारों को भूमि और सुरक्षा प्रदान करते थे। बदले में जो जागीरदार होता था वो कुलीनों को सैन्य सेवा, परामर्श व अन्य सहायता प्रदान करते थे। दास अथवा श्रमिक जागीरदारों को श्रम सहायता देते थे, यानी कि खेतों में काम करते थे। जागीरदारी, इसमें सम्मान और वफादारी का एक औपचारिक कार्य शामिल था। कैसे? जहाँ एक जागीरदार अपने स्वामी यानी कि जो कुलीन वर्ग ने, जिस भी कुलीन यानी कि अमीर व्यक्ति, जिस भी अमीर व्यक्ति ने जागीरदार को ज़मीन दी है, तो जागीरदार उसको उसके प्रति वफादार, लॉयल रहता था और उसकी सेवा करता था। इससे दोनों के बीच एक व्यक्तिगत दायित्व का बंधन पैदा हुआ। जागीरें क्या होती थी? जागीरें सामंतों द्वारा जागीरदारों को दी जाने वाली भूमि का अनुदान होती थी। ये अनुदान आकार और महत्व में अलग अलग हो सकते थे। जागीरों की साइज कम ज़्यादा हो सकती थी। जागीरों के साथ विशिष्ट शर्तें भी जुड़ी हुई होती थी। दूसरा चरण पड़ते सामंतवाद या फ्यूडलिज्म का, 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी। तो 11वीं से लेकर 14वीं सदी में पिरामिड नुमा सामाजिक पदानुक्रम था, जिसमें राजा के बाद में कुलीन आता था जिसको लॉर्ड्स कहते थे, उसके बाद में सूरवीर जिसको नाइट्स या फिर जागीरदार कहेंगे, और सूरवीर नाइट्स के नीचे किसान अथवा सर्फ आता था। जागीर सामंती समाज की नींव थी। कुलीन सूरवीरों को जमीन दिया करते थे। ये जो कुलीन थे ये जागीरदार अथवा सूरवीरों को, सूरवीर की जो कि लड़ता था उसको ज़मीन दे देते थे, बदले में लॉर्ड्स को अपनी ये सेवाएं प्रदान करते। लॉर्ड्स यानी कुलीन वर्ग को। जागीरदारों को अपने स्वामियों को सैन्य सेवा, सलाह और वित्तीय सहायता प्रदान करना होता था। सूरवीर जो प्राय स्वयं जागीरदार होते थे, जिसको नाइट्स बोल रहा हूँ मैं, इस व्यवस्था में सैन्य सेवाएं देते थे। इस अवधि में जनसंख्या और कृषि उत्पादन में वृद्धि देखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप खेती योग्य क्षेत्रों का विस्तार हुआ। सामंतवाद ने सत्ता को विकेंद्रित कर दिया, यानी कि धीरे धीरे, जैसे कि पहले तो पावर राजा के पास में थी और कुलीनों के पास में थी, उसके बाद में जागीरदारों के पास में भी हुई, क्योंकि जब जब राजा कमज़ोर पड़ेगा जागीरदार अपने आप को फ्री कर लेगा और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी कर सकता है जागीरदार। तो इसको क्या कह रहे हैं? शक्तियाँ बिखर गई, इसको कहते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जागीरदार अपने क्षेत्रों में ताकतवर हो गए। गैर कृषि कार्यों के बढ़ने से सामंतवाद कमजोर हुआ। गैर कृषि कार्य यानी कि खेती बाड़ी के अलावा भी लोग कुछ काम धंधा करने लगे, जैसे कि मूर्तिकार का, है ना, और किसी चीज़ को बनाने का, क्राफ्ट करना। परिणाम किसानों का विद्रोह हुआ, सामंतों के बीच संघर्ष बढ़ा और केंद्रीकृत राजतंत्रों का उदय हुआ था। बेबीलोनियाई व माया सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 9 में। मेरे ख्याल से अभी तक समझ में आ रहा हो, कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ना यार? अगर कोई फर्स्ट बार आया तो अपना एक्सपीरियंस बताना, आपको समझ में आ रहा है या कितना आ रहा है, ठीक है, वो लिखना है, रिव्यू करना है यार। और कोई कमी लग रही है वो भी बता सकते हो, क्योंकि मैं भी लर्नर ही हूँ आपकी तरह, गलतियाँ हो सकती है मेरे से। बेबीलोनियन सभ्यता के बारे में समझेंगे। यह सभ्यता बेबीलोन शहर, जो कि आज वर्तमान में बात करें तो बगदाद, जो कि सिटी है इराक की, में 2000 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक फली फूली। यह सभ्यता दो नदियों के किनारे विकसित हुई, दजला और फरात नदी के किनारे। 18वीं सदी ईसा पूर्व में हम्मुराबी राजा ने बेबीलोन पर शासन किया था। हम्मुराबी एक राजा का नाम था। इन्हें हम्मुराबी संहिता
कोड ऑफ कंडक्ट संहिता क्या होती है, जिसमें नियमों का सेट होता है, नियम सिद्धांत लिखे होते हैं, के लिए जाना जाता है, जिसमें विभिन्न अपराधों के लिए सजा का प्रावधान था। यह सभ्यता बेबीलोनिया सभ्यता अपनी कला, वास्तुकला, मिट्टी के ईंटों के उपयोग, मंदिरों, महलों के निर्माण हेतु जानी जाती थी। यहाँ के निवासियों ने गणित, खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी, क्योमा ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी में प्रगति की। बेबीलोनियन साहित्य सुमेरियन साहित्य से प्रभावित है, जिसमें महाकाव्य कहानियाँ लिखी गई बेबीलोनियन साहित्य में। यहाँ के धर्म में बहुदेववाद यानी कि दोस्तों अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे, जिसमें प्रमुख देवता का नाम था मर्दुक। बेबीलोनिया सभ्यता का पतन असीरियाई फारसी साम्राज्यों के आक्रमण से हुआ था। असीरियाई सभ्यता और फारसी आक्रमणों से पतन हो गया इसका, बेबीलोनिया सभ्यता का। माया सभ्यता आया हुआ सवाल है। यह सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 16वीं सदी तक मैक्सिको और मध्य में विकसित हुई। यानी कि मैं बात बताऊँ ना, मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश आ सकते हैं, होंडुरास, पनामा, ग्वेटामाला, ये सब जो देश हैं मध्य अमेरिका के आसपास है, यहाँ फैली हुई थी माया सभ्यता। माया लोगों ने पिरामिड बनाए, मंदिर, महल, वेधशाला क्या होती है, ऑब्जर्वेटरी, जहाँ से ग्रहों और तारों की चाल को ऑब्जर्व या अवलोकन किया था, उनको कहते हैं वेधशाला। उनकी कला में चित्रलिपि, मूर्तियाँ और मिट्टी के बर्तन शामिल थे। माया लोगों ने उन्नत गणित या एडवांस गणित व खगोल विद्या को विकसित करके एक अनोखा कैलेंडर भी बनाया था। यहाँ एक जटिल चित्रलिपि लेखन प्रणाली थी, जिसका उपयोग ग्रंथों, शिलालेख क्या होते हैं, पत्थर पे कोई भी आदेश लिख देता था राजा, उसको शिलालेख कहेंगे, और पुस्तकों को लिखने हेतु किया जाता था। कृषि में क्या करते थे माया सभ्यता के लोग, मक्का, बीन्स, स्क्वेश उगाते थे। धर्म इनका बहुदेववाद था। सूर्य, चंद्रमा, वर्षा व कृषि के देवता की पूजा करते थे। पतन का कारण क्या था, सूखा, अकाल और राजनीतिक अस्थिरता। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे दोस्तों। खगोल विज्ञान आता है, बार बार आता है, 20 नंबर का नहीं तो 10 नंबर का तो आने के चांस बन रहे हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में हुए प्रमुख विकास पर एक लेख लिखे। देखो अलग अलग वैज्ञानिकों का योगदान रहा है खगोल विज्ञान में। पहला पढ़ते हैं कोपरनिकस का योगदान। इन्होंने सौर मंडल का, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसका सूर्य केंद्रित मॉडल बताया, जिसके अनुसार उन्होंने सूर्य को केंद्र में रखकर बताया कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है और ग्रह भी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, और अपनी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज के चारों ओर। पृथ्वी भी अपनी धुरी या एक्सिस पे घूमती है, जिससे सूर्य और तारों की दैनिक गति का पता चलता है। इस मॉडल ने भू केंद्रित मॉडल को चुनौती दी थी। अब ये भू केंद्रित मॉडल क्या था, जो बताता था पृथ्वी केंद्र में और पृथ्वी के चारों ओर सूरज वगैरह और अन्य प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये गलत साबित कर दिया किसने, कोपरनिकस ने। कोपरनिकस के इस मॉडल ने ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स से संबंधित समझ को नई दिशा दी। आगे दोस्तों टाइको ने पहले से उपलब्ध उपकरणों की तुलना में अधिक सटीक खगोलीय उपकरणों की डिजाइन और निर्माण में योगदान दिया, जैसे क्वाड्रेंट, सेक्सटेंट, आर्मिलरी, स्फीयर। ये सब क्या थे, स्पेस को एक्सप्लोर करने के टूल्स थे, यानी कि अंतरिक्ष को देखने के लिए साधन थे, जिससे ग्रहों की आकाशीय पिंडों यानी कि आकाश के जो बॉडीज़ होते हैं उनकी स्थिति का सटीक पता लगाया जा सकता था। इन्होंने वर्षों तक तारों, ग्रहों, चंद्रमा और सूर्य की स्थितियों को वर्षों तक अवलोकन किया और तारों की सबसे व्यापक और सटीक सूची तैयार की थी। 1572 ईस्वी में इन्होंने सुपरनोवा की खोज की। इन्होंने इस सोच को गलत साबित कर दिया कि आकाशीय पिंड अपरिवर्तनीय है। सुपरनोवा क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई तारा, कोई स्टार खत्म होता है तो बहुत बड़े चमकीले विस्फोट के साथ खत्म होता है, उसको कहते हैं सुपरनोवा। इन्होंने साबित किया कि धूमकेतु, जिसको अपन कॉमेट्स कहते हैं, धूमकेतु चंद्रमा के परे आकाशीय पिंड है जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, धूमकेतु। योहान केपलर का योगदान देखते हैं। इन्होंने ग्रहों की गति के लिए 3 नियम बताए। पहला, दीर्घवृत्त का नियम। इन्होंने कहा कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्णतः वर्ताकार रूप में नहीं करते, बल्कि अंडाकार रूप में घूमते रहते हैं। जो सभी ग्रह प्लैनेट हैं वो सूरज की तरफ वर्ताकार यानी कि सर्कुलर मोशन में ना घूम करके वो अंडाकार पथ में गति करते हैं। दूसरा सिद्धांत केपलर ने बनाया, समान क्षेत्रफल का नियम। किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली जो रेखा है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। मतलब क्या मतलब है इस लाइन का, जब कोई ग्रह सूरज के पास में होता है तो वह अधिक उसकी गति तेज होगी अपनी कक्षा में घूमने की, तथा जब वो ग्रह सूरज से दूर हो जाता है तो उसकी गति धीमी हो जाएगी। आगे चलते हैं। हार्मोनिक नियम क्या था, केपलर का हार्मोनिक नियम। यह नियम किसी ग्रह के परिक्रमा यानी कि चारों तरफ चक्कर लगाना
परिक्रमा समय और सूर्य से उसकी दूरी के बीच एक गणितीय संबंध यानी कि एक फॉर्मूला बता रखा है कि ये जो ग्रह है, ये जो प्लेनेट है, सूर्य से कितना दूर है और कितनी गति में घूम रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 11, मध्ययुगीन काल में शिल्प उत्पादन पर चर्चा करें। उत्पादन किस प्रकार संयोजित किया जाता था, यानी कि किस प्रकार से मैनेज होता था, कौन कौन इसमें शामिल थे, वही बताना आपको। मध्यकाल में शिल्प उत्पादन मुख्य रूप से गिल्ड के माध्यम से किया जाता था। गिल्ड क्या होता है दोस्तों, जैसे कि सुनारों की एक गिल्ड होती थी, लोहारों की एक गिल्ड होती थी। गिल्ड यानी कि कैटेगरी या श्रेणी, जो उत्पादन और व्यापार के विभिन्न पहलुओं को विनियमित यानी कि नियमों की सहायता से चलाते थे। गिल्ड को भारत में श्रेणी कहते थे। पहला है गिल्ड संगठन और कार्य। गिल्ड अपने शिल्प के अंतर्गत सामग्री शिल्प कौशल और यहाँ तक कि मूल्य निर्धारण के लिए मानक या स्टैंडर्ड तय करते थे। गिल्ड, ठीक है। गिल्ड जान गए, मतलब कि एक प्रकार की कैटेगरी जिसके अंदर समान व्यवसाय करने वाले व्यापारी शामिल होते थे, जैसे कि लोहार, सुनार या कुम्हार, इनकी गिल्डें बनी हुई थी। गिल्डों में एक संरचनागत पदानुक्रम होता था जिसमें स्वामी कौन होता था, उत्पादन के साधनों पर जिसका अधिकार होता था और जो पहले से काम सीखा हुआ होता था उसको स्वामी कहेंगे। जर्नीमैन कौन होता था, यह कुशल श्रमिक होता था। और प्रशिक्षु यानी कि ट्रेनी, जो अभी व्यापार व काम सीख ही रहे हैं। इन गिल्डों में 3 तरह के व्यक्ति शामिल होते थे। गिल्ड्स कभी कभी एकाधिकार यानी कि मोनोपोली रखना चाहते थे और प्रतिस्पर्धा इससे सीमित हो जाती थी। इससे उत्पादों के लिए एक स्थिर बाजार सुनिश्चित हो जाता था। गिल्ड्स ने सामाजिक भूमिका भी निभाई तथा अपने सदस्यों को सहयोग और सामुदायिक सद्भावना प्रदान की, यानी कि गिल्ड में शामिल व्यक्ति को अगर पैसे चाहिए तो गिल्ड के सारे व्यक्ति मिलकर उसकी सहायता करेंगे। विभिन्न क्षेत्र अक्सर विशेष शिल्प यानी कि विशेष उत्पाद या क्राफ्ट के लिए जाने जाते थे, जिससे विशेषज्ञता में व्यापार नेटवर्क का विकास होता था। उदाहरण के लिए बंगाल, गुजरात किसके लिए फेमस है, कपड़ा उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध थे। शिल्प उत्पादन के प्रकार देखो आप, वस्त्र ये बुनाई का एक व्यापक शिल्प था। कपास, रेशम, ऊन का उपयोग करके कपड़े बनाए जाते थे। धातु कर्म, मेटलर्जी यानी कि सुनार, लोहार, ये सब क्या बनाते थे, औजार, आभूषण, हथियार, सजावटी वस्तु बनाते थे। मिट्टी के बर्तन, कुम्हारों ने बर्तन और कंटेनर जिसमें खाने का सामान और अन्य सामान को स्टोर किया जाता था, जैसे रोजमर्रा की वस्तु बनाई। जो रोजमर्रा मतलब जो डेली लाइफ में काम आता है। अन्य शिल्प चमड़े का काम होता था, कांच बनाना, पुस्तक की जिल्द साजी, अमीरों हेतु विलासिता यानी कि जो लग्जरियस गुड्स है उनके लिए, जैसे कि हुक्का वगैरह है, ठीक है, ये सब भी बनाते थे। शिल्प उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक देखो मैंने सारे पॉइंट लिख दिए, कैसे भी घुमा फिरा क्या है शिल्प उत्पादन संबंधित, आप ये लिख के आ जाना। शाही दरबार धार्मिक संस्थाएं और धनी व्यक्ति शिल्प वस्तुओं का निर्माण करवाते थे, जिससे उत्पादन बढ़ता था और शैलियाँ प्रभावित होती थी। इससे शिल्पकला सिर्फ स्थानीय उपभोग के लिए नहीं थी, इसका विभिन्न क्षेत्रों व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार होता था अलग अलग वस्तुओं का, जिससे आर्थिक आदान प्रदान और सांस्कृतिक प्रचार होता था। अब एक क्षेत्र का व्यापारी दूसरे क्षेत्र के व्यापारी से मिलेगा तो अपने कल्चर को भी बढ़ाने का काम करेगा। शिल्प का कार्य प्राय यानी कि नॉर्मली हाथ से किया जाता था, लेकिन समय के साथ में नई तकनीक व उपकरण आए, जिससे उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादित वस्तु के प्रकार पर प्रभाव पड़ा। नई टेक्नोलॉजी जैसे आई तो अब सामान है वो ज़्यादा संख्या में बनाने लगे और सामानों में डाइवर्सिटी आ गई, तरह तरह के सामान बनाए जाने लगे। धातु कर्म के लिए, खनिज या वस्त्रों के लिए रेशों जैसे कच्चे माल की उपलब्धता ने विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होने वाले शिल्प के प्रकारों पर प्रभावित किया। आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस साल आ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, मार्टिन लूथर के योगदान का वर्णन करते हुए यूरोप में प्रोटेस्टेंटवाद के उदय को बताएं। ठीक है, देखो अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। और पेपर के लिए गुड लक। साथ में आप एक और वीडियो देख जाना, दिसंबर 2024 वाली, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, फिर तो आप मतलब कन्फर्म पास हो फिर तो, और अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। यूरोप में प्रोटेस्टेंटवाद के उदय का श्रेय मुख्य रूप से मार्टिन लूथर के कार्यों और लेखन को दिया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा ना प्रोटेस्टेंट क्या है। ईसाई धर्म में दोस्तों जैसे कि 2 संप्रदाय हैं, एक तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, यानी कि मानते तो ईसाई धर्म को, लेकिन इनके विचार, उनकी शिक्षाएं अलग अलग हैं। तो मार्टिन लूथर के कार्यों का योगदान प्रोटेस्टेंट के उदय में काफ़ी ज़्यादा रहा, जिसने प्रोटेस्टेंट सुधार को जन्म दिया। ये अलग से भी आया हुआ सवाल है, प्रोटेस्टेंट सुधार, तो आप समझ जाओगे क्या लिखना है इसके अंदर। मार्टिन लूथर एक जर्मन धर्मशास्त्री थे जिन्होंने कैथोलिक चर्च की प्रथाओं और सिद्धांतों को चुनौती दी, विशेष रूप से भोगों की बिक्री, सेल ऑफ इंडल्जेंस। भोगों की बिक्री क्या होती थी, जैसे कि एक इंसान ने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे पाप्स या सिंस कर लिए, तो
कुछ सर्टिफिकेट बांटे जाते थे चर्च के द्वारा कि ये सर्टिफिकेट ले लो पैसों में तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो इससे क्या है, चर्च में काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया। मार्टिन लूथर को पसंद नहीं है, मार्टिन लूथर ने इस प्रकार की बुराई को दूर करने की कोशिश की। फलतः एक महत्वपूर्ण विभाजन हुआ, ईसाई धर्म बट गया, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का उदय हुआ। मार्टिन लूथर की भूमिका देखो अब। 95 शोध प्रबंध यानी कि 95 थीसिस क्या होती है, एक प्रकार की रिपोर्ट होती है। तो 1517 में मार्टिन लूथर ने एक चर्च था जिसका नाम था विटेनबर्ग कैसल चर्च। इसके दरवाजे पर लूथर ने अपनी 95 थीसिस चिपका कर कैथोलिक चर्च को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी थी कि धर्म क्या है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आप लोग पैसा क्यों ले रहे हो, इस तरह से धर्म से संबंधित सवाल थे। इन शोध पत्रों में क्षमादान की बिक्री और अन्य चर्च प्रथाओं की आलोचना की गई थी, जिससे बहस और आलोचना छिड़ गई समाज में। प्राधिकरण को चुनौती देना यानी कि जिसके पास अथॉरिटी थी, जिसके पास पावर थी, उनको मार्टिन लूथर ने चुनौती दी। लूथर ने पोप के अधिकार, पोप मतलब एक धार्मिक गुरु, के अधिकार और कैथोलिक चर्च की पदानुक्रमिक संरचना पर सवाल उठाया। यानी कि चर्च में भी काफ़ी सारे अधिकारी होते थे और एक अधिकारी के पास ज़्यादा और कम अधिकार होते थे। और बाइबल को धार्मिक अधिकार का अंतिम स्रोत बताया, यानी कि सभी जो धार्मिक अधिकार हैं वो पोप नहीं बताएगा, वो कौन बताएगा, बाइबल बताएगी। विश्वास द्वारा औचित्य, दोस्तों ये एक विचार था, मार्टिन लूथर का एक विचार था, केवल विश्वास के द्वारा औचित्य के विचार को बढ़ावा दिया गया, जिसका अर्थ होता था कि मोक्ष यीशु भगवान यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से प्राप्त होता है, न कि चर्च के संस्कारों, चर्च की जो रूढ़िवादिता है, जो गलत प्रैक्टिस है उससे होता है। बाइबल का अनुवाद, ठीक है। तो पहले भी दोस्तों कैथोलिक चर्चों में काफ़ी ज़्यादा कुरीतियाँ वगैरह व्याप्त थी, ठीक है। तभी तो मार्टिन लूथर ने एक प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन चलाया था। बाइबल का अनुवाद तो मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में ट्रांसलेट कर दिया, जिससे यह धर्म ग्रंथ की शिक्षाएं आमजन तक पहुंची। आधारभूत शिक्षाएं, मार्टिन लूथर के विचारों ने प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र की आधारशिला रखी, जिसमें धर्म ग्रंथ, अनुग्रह यानी कि रिक्वेस्ट वगैरह, प्रेयर वगैरह, और सभी विश्वासियों के पुरोहितत्व, सभी विश्वासियों के पुरोहितत्व का मतलब क्या होता है, यह विचार कि सभी ईसाइयों की ईश्वर तक सीधी पहुँच है, कोई बीच में किसी भी प्रकार का कोई मीडिएटर या फिर दलाल या बिचौलिया नहीं चाहिए, पर जोर दिया गया। प्रोटेस्टेंटवाद का उदय, अब देखो लूथर के कार्यों के कारण कैथोलिक चर्च से औपचारिक रूप से अलगाव हुआ और पहला प्रोटेस्टेंट संप्रदाय बना। प्रोटेस्टेंटवाद धर्म सुधार आंदोलन ने पूरे यूरोप में व्यापक धार्मिक और राजनीतिक उथल पुथल मचा दिया। फलतः युद्ध, संघर्ष और हुए यूरोप का धार्मिक जो माहौल है वो अब बदल गया। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है। रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म की स्थापना की प्रक्रिया की चर्चा करें। तो रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म की स्थापना में कानूनी मान्यता, यानी कि राज्य ने खुद ही प्रमोट किया था कि ईसाई धर्म है वो राज्य का आधिकारिक धर्म बन जाए, आंतरिक संगठन और अंततः राज्य समर्थन की एक जटिल प्रक्रिया शामिल थी। प्रारंभिक विकास और उत्पीड़न, उत्पीड़न की हैरासमेंट या परेशान करना। तो ईसाई धर्म की उत्पत्ति रोमन नियंत्रित यहूदिया क्षेत्र से स्टार्ट हुई और यह पूरे साम्राज्य में फैल गया था, तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के जो फॉलोअर्स या अनुयायी थे उनको अट्रैक्ट किया ईसाई धर्म ने। प्रारंभिक ईसाइयों को रोमन देवताओं और सम्राटों की पूजा करने से इनकार करने के कारण उत्पीड़न का इनको सामना करना पड़ा। यानी कि रोम के जो राजा थे वो ईसाइयों, जो शुरुआत के ईसाई थे, उनको मना कर देते थे कि अल्लाह आप भी मतलब इन देवी देवताओं को मानो। तो अगर कोई प्रारंभिक ईसाई कह देता था नहीं भाई मैं तो भगवान यीशु मसीह को मानूंगा, मैं इन देवताओं को नहीं मानूंगा, तो उसको विरोध का सामना झेलना पड़ता था। उत्पीड़न के बावजूद ईसाई धर्म का विकास जारी रहा और अनेक शहरों में समुदाय बनते चले गए। जैसे 23वीं शताब्दी के मध्य तक ईसाई एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक थे, यानी कि माइनॉरिटी थे, जो अनुमानित यानी कि गैस करें तो रोमन जनसंख्या का 1.9% से लेकर 10% तक जनसंख्या थी ईसाइयों की, काफ़ी कम। वैदिकरण, लीगलाइजेशन, ठीक है। वैदिकरण और राज्य समर्थन। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और लिसिनियस द्वारा एक आदेश निकाला गया, उसका नाम था द एडिक्ट ऑफ मिलान, 313 ईसा में निकाला गया था, जिसको हिंदी में कहते हैं मिलान के आदेश। तो ये दो राजाओं के द्वारा निकाले गए, कॉन्स्टेंटाइन और लिसियन के द्वारा। तो इस आदेश ने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। इससे ईसाई धर्म प्रभावी रूप से वैध या मान्यता प्राप्त हो गया। कॉन्स्टेंटाइन जो बाद में ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया, कॉन्स्टेंटाइन राजा ने, और ईसाई धर्म के उत्थान या प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने 325 ईस्वी पूर्व में निकिया की परिषद थी, ये रट लो, निकिया की परिषद बुलाकर धार्मिक विवादों को सुलझाया। किसने? कॉन्स्टेंटाइन ने। और ईसाई मान्यताओं को एकीकृत इंटीग्रेटेड किया, मतलब एक जगह इकट्ठा किया। 380 ईस्वी में
थियोडोसियस प्रथम ने थेसालोनिका का आदेश पारित किया था। नाम रटने पड़ेंगे दोस्तों आपको। 380 ईस्वी में जो थियोडोसियस राजा था, है ना, जो प्रथम राजा था, उसने एक आदेश निकाला। उसका नाम था, क्या था? थेसालोनिका आदेश। तो इस आदेश को पारित कर ईसाई धर्म को आधिकारिक राज्य धर्म घोषित कर दिया गया। रोमन समाज का परिवर्तन है। तो ईसाई समाज धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाने से रोमन समाज में कर्मिक परिवर्तन हुआ तथा ईसाई संस्थाओं को प्रभाव व शक्तियाँ प्राप्त हुई। जैसे जैसे ईसाई धर्म प्रमुख धर्म बनता चला गया, तब पारंपरिक रोमन मान्यताएं और प्रथाएं तेजी से हाशिए पर यानी कि खत्म होती चली गई। रोम की पारंपरिक पुरानी मान्यताएं। ईसाईकरण की प्रक्रिया में चर्चों का निर्माण शामिल था। औपचारिक चर्च पदानुक्रम का विकास, यानी कि चर्च के अंदर भी काफ़ी सारे अधिकारी वगैरह होंगे, उनके अलग राइट्स होंगे। और ईसाई सिद्धांत का संहिताकरण किया गया, यानी कि भगवान यीशु मसीह की जो शिक्षा हैं उनको बाइबल के अंदर शामिल किया गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। अरब विश्व में इस्लामिक राज्य की स्थापना का विवरण दें और किस प्रकार प्रथम 4 पवित्र जो खलीफा थे, जिनको इंग्लिश में कैलिफेट्स कहते हैं, उन्होंने किस प्रकार से इस्लामिक राज्य को संगठित किया, ऑर्गेनाइज किया या इस्लामिक राज्य का विस्तार किया। खलीफा कौन होते हैं दोस्तों? दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं उनका राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक गुरु होते हैं। सबसे बड़े जो धार्मिक गुरु हैं वो खलीफा कहलाते हैं मुसलमानों के। 7वीं सदी में अरब में इस्लामी राज्य की स्थापना कई चरणों के फलस्वरूप हुई। तो पहला तो ये आंसर दे दो कि अरब विश्व में इस्लामिक राज्य की स्थापना किस तरह से हुई। तो 7वीं सदी में अरब में इस्लामी राज्य की स्थापना कई चरणों के फलस्वरूप हुई। शुरुआत में इस्लाम के जो पैगंबर मोहम्मद जी थे, उन्होंने मक्का में अपना संदेश प्रचारित किया, लेकिन स्थानीय अभिजात वर्ग के विरोध का सामना पैगंबर मोहम्मद जी को करना पड़ा। इसके बाद वे मदीना चले गए। एक सिटी था जहां उन्होंने एक मुस्लिम समुदाय और एक राजनीतिक संरचना की स्थापना की थी, जिससे प्रभावी रूप से पहला इस्लामी राज्य बना। इसमें पहला पॉइंट लिख देना, आरंभिक प्रचार और विरोध। तो एकेश्वरवाद यानी कि एक ही खुदा को मानना और सामाजिक न्याय पर जोर देने वाली पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को मक्का में विरोध का सामना करना पड़ा, जहां बहुदेववाद और पारंपरिक समाज रहा करता था। ठीक है। तो मदीना के अंदर दोस्तों, मदीना के अंदर ऐसे लोग रहते थे जो अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे। वो एकेश्वरवाद यानी कि एक खुदा में विश्वास नहीं करते थे। तो पैगंबर मोहम्मद को ऐसे लोगों से चैलेंज का सामना करना पड़ा। मदीना की ओर चले गए, यानी कि प्रवास करेंगे, प्रवास के लिए निकल गए पैगंबर मोहम्मद जी। उत्पीड़न का सामना करने पर पैगंबर मोहम्मद और उनके जो अनुयायी है 622 ईस्वी में मदीना चले गए। और इस घटना को हिजरी कहा जाता है। हिजरी जो इस्लाम के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मदीना में पैगंबर मोहम्मद ने एक मुसलमानों का एक समुदाय स्थापित किया तथा एक राजनीतिक और धार्मिक ढांचा तैयार किया, जो भविष्य के इस्लामिक राज्यों के एक आदर्श के रूप में काम करेगा। सैन्य विजय और विस्तार। मदीना की सत्ता को मजबूत करने और मक्का की चुनौतियों को काबू करने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, जिससे इस्लाम मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट और उससे आगे तक फैल गया। प्रथम 4 खलीफाओं का क्या योगदान था इस्लामी राज्य को मजबूत बनाने में? प्रथम 4 खलीफाओं के नाम है अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। पूरे नाम तो बहुत बड़े हो जाएंगे, छोटे नाम लिखे हैं मैंने। ने इस्लामी राज्य को निम्न प्रकार से संगठित किया। पहला, सैन्य विजय। तो उमर ने सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, जिससे इस्लामी साम्राज्य की पहुंच सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र और फारस के क्षेत्रों तक पहुंच गई। फारस यानी कि जहाँ पे ईरान वगैरह है, जहाँ पे ईरान है। ईरान का पुराना नाम फारस था। राजनीतिक एकीकरण, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। अबू बकर ने अरब की जनजातियों को एक ही राजनीतिक सत्ता के तहत एकीकृत करने का प्रयास किया, यानी कि उनको कहा कि आप इकट्ठा हो जाओ, आपको राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। जनजातीय संघर्षों को समाप्त करने तथा एक समेकित इस्लामी राज्य की स्थापना करने पर ध्यान केंद्रित किया। कुरान का मानकीकरण। तो उस्मान ने कुरान को मानकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कुरान का संरक्षण किया, जिससे धार्मिक एकता को मजबूत करने में मदद मिली। आगे, प्रशासनिक सुधार। उमर ने, जो खलीफा थे, उमर ने कल्याणकारी प्रणाली और नौकरशाही संरचनाओं सहित महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे साम्राज्य को विस्तारित और प्रबंधित करने में मदद मिली। आगे चलते हैं, न्याय एवं समता। अली ने अपने फैसलों में न्याय और समानता पर जोर दिया, जिससे इस्लामिक कानून और न्याय शास्त्र के विकास में योगदान मिला। ये अली जो कैलिफेट थे या फिर खलीफा थे, उनका योगदान है। बुनियादी ढांचा विकास। उस्मान ने सड़कों और नहरों के निर्माण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डेवलप किया, जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधि को सुविधा मिली। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट सवाल है दोस्तों मेरी तरफ से। 10 नंबर का सवाल आता है
और इसमें 250 के आसपास वर्ड लिख सकते हो। कार्टाज व्यवस्था क्या थी? कार्टाज, CARTAZ, कार्टाज सिस्टम। पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था? 16वीं सदी में हिंद महासागर में जो व्यापार है उसको कंट्रोल करना तथा अपना एकाधिकार स्थापित करना, यानी कि हमारे अलावा कोई भी यहाँ से फ़ायदा उठा नहीं जाए। तो इसलिए कार्टाज प्रणाली को लागू किया पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली जल क्षेत्र में चलने के लिए जहाज़ों को कार्टाज या परमिट, एक तरह का परमिट होता था, परमिशन की आवश्यकता होती थी। इस दस्तावेज में, इस डॉक्यूमेंट में जहाज़ का नाम, जहाज़ में कितना वजन है टन के अंदर, और माल और गंतव्य स्थल लिखा होता था। कार्टाज को शुल्क लेकर बेचा जाता था, जो पुर्तगालियों के लिए एक आय का स्रोत भी था। बिना कार्टाज वाले जहाज़ों को माल, बिना कार्टाज के जो जहाज़ निकलते थे उनका माल जब्त कर लिया जाता था, यहाँ तक कि हमला भी किया जाता था उसी जहाज़ पे। आगे बंजारे तथा उनकी व्यापारिक गतिविधियाँ, बार बार आता है ये सवाल। बंजारे कौन होते हैं? जो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं और पहले बहुत ज़्यादा व्यापार वगैरह भी किया करते थे। आजकल ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में दोस्तों इनकी अहमियत कम हो गई है, अब व्यापार वगैरह थोड़ा ठप पड़ गया है बंजारों का। तो मध्यकाल में बंजारे एक खाना बदोश व्यापारी समुदाय थे, यानी कि खाने के लिए भी इधर उधर घूमते रहते थे, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते थे। जो माल की परिवहन, यानी कि सामानों को एक जगह से लाकर दूसरी जगह बेचा करते थे, व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। बंजारों का मुख्य कार्य माल का परिवहन था, यानी कि माल को ढोना, दूसरे स्थान पर ले जाना। वे अपने बैलों और ऊँटों पर अनाज, दालें, नमक, मसाले और अन्य वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, यानी कि गाँव का जो सामान है वो शहरों में जाता था और शहरों का सामान गाँव में आता था। जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में सामान पहुँचाते थे। बंजारे सामान खरीदते व बेचते थे। वे विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं व के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाते थे। बंजारे बड़े समूहों में यात्रा करते थे, बहुत बड़े ग्रुप में चलते थे, पूरा परिवार होता था। और इस ग्रुप को दोस्तों कारवा या टंडा कहते थे। अब्बासीद राजवंश, ये एक अलग सवाल हो सकता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखो, अब्बासीद डायनेस्टी या अब्बासीद राजवंश क्या था? यह राजवंश एक अरब राजवंश था जिसने 750 ईसा से लेकर 1258 ईसा तक अब्बासीद खलीफा पर शासन किया। वे उम्मैद खलीफा को उखाड़ कर सत्ता में आए थे, ठीक है। तो उम्मैद खलीफा को समाप्त किया और फिर गद्दी पे कौन बैठा? अब्बासीद वंश के खलीफा। अब्बासी लोग पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास इब्न के वंशज से, इन्हीं के नाम पर इस राजवंश का नाम क्या पड़ा? अब्बासीद राजवंश। आगे चलते हैं। इन्होंने उम्मैद वंश के खिलाफ प्रचार करके विद्रोह किया। अंततः उम्मैदों को हराकर इन्होंने सत्ता भी हासिल की। अब्बासियों ने अपनी राजधानी दमिश्क से बगदाद स्थानांतरित ट्रांसफ़र कर दी थी, कुछ महत्वपूर्ण कारणों की वजह से। अब्बासीद युग किस लिए जाना जाता है? साइंस के लिए, कल्चर के लिए, व्यापार में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए जाना जाता है। अतः अब्बासीद युग को इस्लाम का गोल्डन एज या स्वर्ण युग भी कह सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 में एक और सवाल लिखा है 10 नंबर का, आया सवाल है, आता है यार बारूद से रिलेटेड। बारूद आपको जहाँ पर भी मिल जाए दोस्तों, लिखा हुआ किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये सब लिख देना। फिर मध्य युगीन युद्ध प्रणाली में बारूद या गन पाउडर और आग्नेय अस्त्रों, यानी कि जो फायर आर्म्स होती है, जैसे कि तोप, आग की सहायता से अगर किसी हथियार को चलाया जाता है तो वो फायर आर्म्स कहलाते हैं या आग्नेय अस्त्र कहते हैं। तो उनकी क्या भूमिका थी युद्धों में? तो बारूद और आग्नेय अस्त्रों ने मध्ययुगीन युद्ध में क्रांति ला दी, क्योंकि उन्होंने दूर से युद्ध करना अब शुरू कर दिया। पहले तो जैसे कि तोप वगैरह नहीं होती थी, बंदूक नहीं होती थी, तो पहले कवच पहन के, तलवार लेके, भाला लेके, तिरकबान ले करके युद्ध करते थे। इससे सैन्य रणनीति में बदलाव आए। तोपों ने महलों और दुर्गों को अत्यधिक असुरक्षित बना दिया। अब तोप के गोले दोस्तों जब भी किले में पड़ेंगे तो किला तहस नहस तो हो ही जाएगा। तोपों ने किले पे कब्जा करने में लगने वाले समय को भी काफ़ी कम कर दिया, यानी कि आसानी के साथ में तोप के गोले दागकर किसी भी किले पर कब्जा किया जा सकता था। नए खतरों के अनुसार किलाबंदी शुरू कर दी गई। किलाबंदी मतलब अपने किले के तरफ एक चारों तरफ एक सुरक्षात्मक दीवार बनाना, जिसमें मोटी दीवारें, कोणीय सुरक्षा और तोपों के लिए बनाए गए छेद शामिल थे। आप राजस्थान में आना दोस्तों कभी, और यहाँ पे जो किले बने हुए आप देखेंगे पहाड़ पे चढ़ करके, छोटे छोटे आपको छेद मिलेंगे, है ना। कोणीय छेद उसको कहते हैं, मतलब त्रिभुज की तरह बने होते हैं, उनसे मतलब देख सकते थे और तोप से गोले भी दाग सकते थे। आग्नेय अस्त्रों ने सैनिकों को दूर से दुश्मनों से भिड़ने की अनुमति दी, यानी कि अब दूर से युद्ध लड़ा जा सकता था, जिससे नज़दीकी लड़ाई और हाथापाई पर निर्भरता कम हो गई। तो पहले क्या होते थे भाई, तोप नहीं थी, बंदूक नहीं थी, ये आग्नेय अस्त्र या फायर आर्म्स नहीं थे, फायर आर्म्स। तो पास में आकर के हाथापाई वगैरह करते थे, ऐसे लड़ाई करते थे। आग्नेय अस्त्र काफ़ी दूर तक नुकसान पहुंचा सकते थे,
जिससे युद्ध की रणनीति व सैनिकों के मनोबल पर असर पड़ा। अब मान लो एक गोला आया तोप का और वो 100 सैनिकों पर पड़ गया, 100 सैनिक मर गए, तो बगल में जो सैनिक हाथापाई कर रहा लड़ रहा है ना, बिना तोप के, वो तो सोचेगा यार मैं भी मारा जाऊंगा, उसका मोटिवेशन गिरता था। बारूदी हथियारों ने धीरे धीरे भारी कवचधारी सूरवीरों के प्रभुत्व को खत्म कर दिया। तो पहले क्या होता था, कवच पहन के मतलब अपनी ताकत दिखाते थे सैनिक, लेकिन तोप के आने से क्या हुआ भाई, ये शरीर तो कोई महत्व ही नहीं रखता भाई, तोप के गोले दागो और सैनिकों को मारो और युद्ध जीत लो। तथा सैन्य शक्ति को उन लोगों की ओर स्थानांतरित ट्रांसफर कर दिया जो आग्नेय अस्त्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते थे। यानी कि जिस भी वंश के पास में, राजवंश के पास में आग्नेय अस्त्र ज़्यादा होंगे, उनको अच्छे से वो चलाएगा तो वो युद्ध वगैरह जीत पाता था। क्वेश्चन नंबर 15 में लास्ट सवाल है दोस्तों मेरी तरफ से तो। और हाँ, पेपर लगने के बाद में यार पेपर टेलीग्राम पे सेंड कर देना, टेलीग्राम की लिंक मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसी वीडियो पे कमेंट करना आप कि कितना हेल्प आपको मिला इस वीडियो से। ये व्यापारी स्थल मार्ग से व्यापार में बड़े पैमाने पर शामिल होते थे। आर्मीनिया एक देश है, ठीक है, तो यहाँ के जो व्यापारी वो आर्मीनियन मर्चेंट या आर्मीनिया व्यापारी कहलाए। ये व्यापारी स्थल मार्ग से यानी कि जो ज़मीन वाले रास्ते थे से व्यापार में बड़े पैमाने पर शामिल थे तथा भूमध्य सागर और काला सागर बंदरगाहों से लेकर ऐतिहासिक आर्मीनिया, मध्य एशिया और भारत और यहाँ तक कि चीन तक फैले मार्गों का उपयोग करते थे। कौन? आर्मीनियाई व्यापारी। वे सिल्क रोड चाइना से स्टार्ट होता था, रेशम रोड भी कहते हैं। सिल्क रोड व्यापार में प्रमुख व्यापारी थे जो यूरोप को मध्य एशिया और सुदूर पूर्व के बाज़ारों से जोड़ता था। इनकी सुदूर पूर्व का मतलब दोस्तों जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, ये सब सुदूर पूर्व है। इनकी समुद्री व्यापार में कम भागीदारी थी, यानी कि समुद्र से कम व्यापार करते थे, फिर भी वे अफ्रीका के पूर्वी तट से फिलीपींस तक व्यापार में सक्रिय थे। आर्मीनियाई व्यापारी सूरत व दीव का मतलब यहाँ पे दमन दीव है जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, और सूरत गुजरात में है जो एक डायमंड सिटी भी कहलाता है। तो आर्मीनियाई व्यापारी गुजरात के सूरत और दमन दीव जैसे भारतीय बंदरगाहों पर मौजूद थे तथा फारस और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे। यानी कि भारत के ही व्यापारियों से सामान खरीद करके वो फारस यानी कि ईरान भेजते थे और अन्य हिस्सों में भेजते थे दुनिया में। तो कैसा लगा यार, मेहनत काफ़ी टाइम लगा लिखने में और समझाने में भी, 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन गई है। तो यार इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें, जितना आप जब ज़्यादा सपोर्ट करोगे आपके लिए उतना ही वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, ठीक है। और इस वीडियो को बार बार देखो, टाइम है तो लिख के याद कर सकते हो। सपोर्ट करते रहो यार। और MHI 01 का मेरी तरफ से आपके लिए गेस पेपर मैंने बनाया है ना। बार बार देखो वीडियो को, समझो किस तरह से मॉडल आंसर मैंने लिखे हैं। सिर्फ आप लैंग्वेज पकड़ जाओ, हर सब्जेक्ट की अपनी एक निश्चित लैंग्वेज और निश्चित एक वर्ड्स होते हैं, फिर आप लिख दोगे। और दिसंबर 2024 में जो पेपर लगा था दोस्तों, वहाँ से भी 1-2 सवाल क्या पता रिपीट हो जाए, तो वो भी देख लेना वीडियो, उसका भी लिंक आपको पहले ही कमेंट में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। दोस्तों ये था प्राचीन और मध्ययुगीन समाज MA हिस्ट्री का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पेपर देने के बाद में ज़रूर कमेंट करना कितना हेल्प आपको मिला। थैंक यू एंड गुड बाय।